सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बैंकिंग स्टॉक। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप बैंक स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस खुद से करोगे। उसके बाद आप किसी भी बैंक को जज कर सकोगे कि ये पर्टिकुलर बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सारे पैरामीटर्स को ध्यान से जज करने के बाद ही आप एक इंडिविजुअल डिसीजन पे आ सकोगे कि पर्टिकुलर बैंक गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर बैंक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैंक का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे ही एनालिसिस करना चाहते हो तो आप भी मेरी तरह एक्सेल शीट में या फिर कहीं पे भी एक चार्ट बना लो जहाँ पे आप मैक्सिमम 5 से लेकर 6 बैंकों का चयन करो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिर एवरी डिटेल्स को ध्यान से देखो, ध्यान से कंपेयर करो, फिर अपना डिसीजन लो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीई रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर शेयर में 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पीई रेशियो। शेयर प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो हमें पी रेशियो मिलेगा। जितना कम पी रेशियो उतना बढ़िया बैंक। इस हिसाब से एसबीआई का पी रेशियो है 12.21%, जहाँ पे कोटक का पी रेशियो है 58.47%। जहाँ पे एसबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, कोटक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मली 10 के करीब किसी भी पी रेशियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहीं पे 30 के ऊपर किसी पी रेशियो को बहुत एक्सपेंसिव कहा जाता है। जहाँ पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पी रेशियो 26.74 और 27.18 है, जो कि एक बैलेंस और एवरेज पी रेशियो कहा जा सकता है। वहीं पे एसबीआई का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप और एट्रैक्टिव है एंड कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो आपको पीबी रेशियो मिलेगा। जब कोई पर्टिकुलर कंपनी आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है तो हर स्टॉक का एक बुक वैल्यू होता है। अभी वो बुक वैल्यू से कितना टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, इसे हम पीवी रेशियो के द्वारा जानते हैं। पीवी रेशियो इक्वल टू मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आपको पी रेशियो पीवी रेशियो के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, सारा डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। पीवी रेशियो में सबसे अट्रैक्टिव बैंक जो है वह है एसबीआई। जैसे पी रेशियो का भी सबसे अट्रैक्टिव एसबीआई था, पीवी रेशियो में भी 1% है, यानी कि एसबीआई बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी 4.22%, आईसीआईसीआई बैंक 2.47%, जहाँ पे कोटक 6.19%, यानी कि बुक वैल्यू से 6 टाइम मल्टीपल पे कोटक ट्रेड कर रहा है। यहीं पे भी कोटक महिंद्रा बैंक ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पी रेशियो पीवी रेशियो जितना कम है उतना ही बढ़िया बैंक है, जितना ज़्यादा है उतना ही एक्सपेंसिव बैंक है। पीई रेशियो पीबी रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बैंक का फंडामेंटल खराब है। कभी कभी ये भी होता है कि बैंक का फंडामेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग बहुत प्राइस देके भी पर्टिकुलर बैंक में एंट्री लेना चाहते हैं, जहाँ पे पी रेशियो पीबी रेशियो बढ़ जाता है। और कभी कभी बैंक का परफॉर्मेंस इतना खराब होता है कि पी रेशियो पीबी रेशियो बहुत डाउन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर डिवाइड करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा, यानी पर इक्विटी में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया बैंक। एचडीएफसी बैंक का आरओई 16.40 है, कोटक का 13.08, एसबीआई का 7.16 और आईसीआईसीआई का 7.25% है। यानी कि आरओई के मामले में एचडीएफसी बैंक सबसे बढ़िया है और सबसे खराब एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट बैंकिंग वो है एनपीए। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई बैंक जब किसी को लोन देता है तो उसे उसके लिए इंटरेस्ट मिलता है। मान लो किसी पर्टिकुलर बैंक ने किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर इंडिविजुअल को लोन दिया है, लेकिन उससे बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो उसे हम एनपीए कहेंगे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जितना ज़्यादा एनपीए
उतना ज़्यादा बैंक का लॉस होने का चांस, क्योंकि नॉट ओनली बैंक का मेन कैपिटल भी फंसा रहता है, उससे बैंक का कोई इनकम भी नहीं होता। तो जितना कम एनपीए उतना बढ़िया बैंक, जितना ज़्यादा एनपीए उतना ही प्रॉब्लम बैंक के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का एनपीए 2020 में 0.36% है, जो कि बहुत कम है, जहाँ पे कोटक का 0.71% और एसबीआई का 2.23%। यानी कि एनपीए के बारे में एसबीआई का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है कंपेयरिंग टू एचडीएफसी बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो भी एक पीएसयू बैंक है, जिसका एनपीए 7.75% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए पीएसयू बैंक जो है रिसेंटली उतना ज़्यादा गेन नहीं कर सके। सारे बैंक बहुत ज़्यादा करेक्शन में आ गए हैं, क्योंकि उनका एनपीए का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब है। जहाँ पे प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि उनका एनपीए बहुत कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी का मतलब बैंक के पास जितने तरह के डिपोजिटर्स है उन सबको एवरेज जितना बैंक को रिटर्न देना पड़ता है, उसे हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। एक बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट होल्डर भी रहते, सेविंग्स अकाउंट होल्डर भी रहते हैं, सबको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक को पे करना पड़ेगा, उसे हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी के मामले में हर बैंक नॉर्मली सेम टू सेम है। एचडीएफसी का 4.54%, कोटक का 4.46%, एसबीआई का 4.48% और आईसीआईसीआई बैंक का 4.45%। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि उतना ही बैंक को कम पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, उसका मतलब है वो बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांस ग्रोथ। एडवांस ग्रोथ का मतलब यही होता है बैंक का लोन ग्रोथ। मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में बैंक ने 100 रुपीज़ लोन दिया, नेक्स्ट ईयर में बैंक का लोन हो गया 120, सो 20 रुपीज़ या फिर 20% जो है वो है ग्रोथ ऑफ लोन। जितना ज़्यादा लोन ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा बैंक का इंटरेस्ट अर्निंग करने का चांसेस भी बढ़ेगा और बैंक का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा बैंक कम लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे बैंकिंग का एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा लेकिन इनकम घटेगा, इससे बैंक का लॉस होने का चांस ज़्यादा है। जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एडवांस ग्रोथ 21.27%, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोटक का 6.83% है, जहाँ पे आईसीआईसीआई का 10% और एसबीआई का 6.38% है। यानी कि कोटक और एसबीआई का परफॉर्मेंस एचडीएफसी के कंपैरिजन बहुत ही खराब है इन केस ऑफ एडवांस ग्रोथ। अब हम जानेंगे अबाउट CAR यानी कैपिटल एडोकेसी रेशियो। कैपिटल एडोकेसी रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक के पास कितना ज़्यादा रिजर्व है लोन देने के लिए। एक बैंक के पास जितना ज़्यादा रिजर्व कैपिटल होगा उतना ज़्यादा बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा और उससे बैंक का इंटरेस्ट भी ज़्यादा अर्न होगा। इस हिसाब से एचडीएफसी बैंक का CAR है 18.52%, जहाँ पे एसबीआई का 13.13%। किसी भी बैंक का CAR अगर 12 और 12 से नीचे हो तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इस हिसाब से एसबीआई का जो CAR है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कम माना जाएगा। कंपेयरिंग टू एचडीएफसी बैंक का 18.58% और कोटक का 17.89% बहुत बढ़िया है। 20 के करीब जितना भी CAR है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और 12 या 12 के नीचे जितना भी CAR है वो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा बैंक के पास अगर अमाउंट ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो कैसे किसी को लोन दे सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एक पर्टिकुलर बैंक जैसे लोगों से डिपॉजिट लेता है तो बैंक को उनको पे करना पड़ता है। मान लो एक बैंक ने 5 लोगों से 100 रुपीज़ डिपॉजिट लिया है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है, यानी कि 5 इंटू 5 25 रुपीज़ बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है। उसी 500 में से 400 रुपीज़ बैंक ने 4 लोगों को लोन दिया और वहाँ से 12% इंटरेस्ट बैंक कमा रहा है, यानी कि 48 रुपीज़ बैंक का इनकम है। जो अमाउंट कोई भी पर्टिकुलर बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है 100% वो लोन डिसबर्स नहीं कर सकता, कुछ परसेंट उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट के हिसाब से भी रखना पड़ता है।
तो इस केस में 48 हो गया बैंक का इनकम, 25 हो गया बैंक का टोटल एक्सपेंस, यानी कि 23 रुपीज जो है वो बैंक का नेट इनकम है फ्रॉम इंटरेस्ट। इसे हम कहेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। किसी भी पर्टिकुलर बैंक का एनआईएम जितना ज्यादा होगा उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, एनआईएम जितना कम होगा उसका मतलब बैंक का परफॉर्मेंस उतना ही खराब होगा। एचडीएफसी बैंक का एनआईएम 4.05% है, जहाँ पे एसबीआई का 2.71% है। तो एसबीआई जो पीएसयू बैंक में नंबर 1 है और एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 है, परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हम देख रहे हैं। तो ये जो सारे पैरामीटर्स है, ये सारे पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए, जहाँ पे एडवांस ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ कासा रेशियो का भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। कासा रेशियो अगर बहुत ऊपर की तरफ है, एडवांस ग्रोथ ऊपर की तरफ है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी नीचे की तरफ है, पीई रेशियो नीचे की तरफ है, पीबी रेशियो नीचे की तरफ है, आरओई ज़्यादा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनआईएम वो भी ज़्यादा है, तो उसे हम अच्छा बैंक कंसिडर करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर बैंक का कासा रेशियो अच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक पर्टिकुलरली अच्छा है, क्योंकि उसके साथ साथ एडवांस लोन ग्रोथ भी चाहिए। अगर सिर्फ कासा रेशियो अच्छा होने से बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो इस हिसाब से कोटक बैंक नंबर 1 बैंक होता, लेकिन एवरेज बैलेंस परफॉर्मेंस के हिसाब से हर पैरामीटर में एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस इन एन एवरेज सबसे ज़्यादा है। इसलिए एचडीएफसी बैंक नंबर 1 बैंक इन इंडिया और दुनिया भर के टॉप बैंक में इसका जिक्र हमेशा होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे अबाउट कासा रेशियो। कासा रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हर बैंक का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कमाने के लिए बैंक लोगों को लोन देते हैं। इस लोन का अमाउंट कहाँ से आता है? ये लोन का लिए जो अमाउंट का रिक्वायर होता है वो बैंक लोगों से डिपॉजिट के थ्रू लेते हैं। डिपॉजिटर्स को बैंक एक इंटरेस्ट भी पे करता है। जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है वो बैंक का लायबिलिटी है, और जो लोन बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे बैंक को इंटरेस्ट अर्न होता है वो बैंक का एसेट है। अब नॉर्मली बैंक के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट। जहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 3 से 4% है, करेंट ज़्यादातर केसेस में 0% होता है, वहीं पे फिक्स डिपॉजिट पे 7 से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर बैंक का मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैपिटल है वो नॉर्मली करेंट अकाउंट होल्डर और सेविंग्स अकाउंट होल्डर के थ्रू आए, तो बैंक को इस केस में उन लोगों को कम पे करना पड़ता है। यानी कि मान लो एक पर्टिकुलर बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट का पोर्टफोलियो ज़्यादा है, जहाँ पे बैंक को सिर्फ 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है, लेकिन उस कैपिटल को बैंक अगर पर्सनल लोन, हाउस लोन या फिर कार लोन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है तो 8 से 12% बैंक को मिलेगा, यानी कि 4 से 8% बैंक का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है। तो जितना ज़्यादा सेविंग्स और करेंट अकाउंट के थ्रू बैंक अपना कैपिटल बढ़ाएगा उतना ही बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना ज़्यादा कासा रेशियो होगा उतना ही बेहतर बैंक को माना जाएगा। तो नॉर्मली बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, ज़्यादा कासा रेशियो बढ़ाने के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो जो है वो 56 है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो 42.23% है। ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लालच देके कोटक बैंक ने अपना कासा रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। नॉर्मली एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी का कासा रेशियो सिमिलर है, साइड बाय साइड आप उसे देख सकते हो। ज़्यादा कासा रेशियो का मतलब हमेशा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बैंकों का स्ट्रेटजी होता है पहले कासा रेशियो को स्ट्रॉन्ग करना, फिर वो क्या करते हैं, फिर टाइम बाय टाइम वो इंटरेस्ट को घटाते हैं जिससे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इन फ्यूचर पे नहीं करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, किसी भी पर्टिकुलर बैंक का लोन बुक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर बैंक को हाउस लोन, रियल स्टेट, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, हर पर्टिकुलर सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में बैंक लोन देता है, मानो एक पर्टिकुलर बैंक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लोन दे रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो बैंक का पूरा कैपिटल फंस सकता है। इसीलिए बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि हर सेक्टर को
बैंक अगर लोन दे तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर रिसेशन आए, प्रॉब्लम आए, तो उससे बैंक का कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी के साथ साथ बैंक का जो डिपॉजिटर है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि बैंक को बहुत ज्यादा कस्टमर होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर बैंक के पास एक दो तीन ही बड़े डिपॉजिटर्स होंगे और वो लोग अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अपना अमाउंट विड्रॉल करता है तो इससे बैंक को काफी ज्यादा कैपिटल रिजर्व का प्रॉब्लम आएगा। अगर बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर है जिनके पास वेल बैलेंस, वेल मेंटेन्स डिपॉजिट पोर्टफोलियो है, सो बैंक को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगा अगर एक दो कस्टमर अपना कैश विड्रॉल भी करे। तो इसीलिए बैंक का डिपॉजिट पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो उस बैंक का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने HDFC बैंक का वेबसाइट खोला है जहाँ पे जाकर मैं इजीली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ। आप ICICI SBI किसी भी पर्टिकुलर बैंक के वेबसाइट पे जाके ये डिटेल्स आप चेक कर सकोगे। इससे हमको क्या पता चलेगा, देखिए नंबर 1 है बिजनेस मिक्स। 2017, 2018 और 2019 में HDFC बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुआ है, जहां पे मैक्सिमम जो है वो रिटेल निवेशक है और उसके बाद जो नंबर आता है वो है होलसेल्स का। ईयर ऑन ईयर इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आया है। उसी के साथ साथ ग्रॉस एडवांसेस में भी 2017 से लेके 2019 तक HDFC बैंक ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 2017 से 2009 तक HDFC बैंक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, HDFC बैंक का टोटल ब्रांचेस 2016 में 4520 थे और मार्च 19 में 5103, जहां पे सिटीज में 2587 ब्रांचेस थे। वहीं मार्च 19 में 2748 ब्रांचेस है। इन ब्रांच का अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे इन मार्च 2019 तो रूरल में 22%, अर्बन में 19%, मेट्रो में 28% और सेमी अर्बन में 31%। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया HDFC बैंक का ब्रांचेस अवेलेबल है। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट, भी 2017 से 2019 तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जहां पे मैक्सिमम जो है वो टाइम, उसके बाद सेविंग और थर्ड पे आता है करेंट। कासा रेशियो जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया था, हालांकि 2017 से 2019 में कासा रेशियो में थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हुआ है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं गिरा। अब जान लेते हैं एवरेज सेविंग बैलेंस पर अकाउंट। एवरेज सेविंग्स जो है पर अकाउंट में 2017 से 2019 में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ऑलमोस्ट 75,000 के ऊपर एवरेज सेविंग बैलेंस पर अकाउंट है, जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 2017 में 5.36% था, वहीं 2019 में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 5.3% आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और NIM 2017 4.4 था, अभी थोड़ा गिरा है लेकिन 4.3 भी एक अच्छा NIM कहा जा सकता है। अब अदर इनकम, सो बैंक का जो 27% इनकम है वो अदर इनकम के थ्रू आया है। अदर इनकम में भी फीस और कमीशन के थ्रू बैंक ने 78% कमाया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जान लेते हुए बैंक का NPA। 2017 में NPA बहुत ही अच्छा था 0.33%, जहां 2018 में 0.4% और 2019 में 0.39%। सो NPA के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म है। हालांकि ग्रॉस NPA ईयर ईयर थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना चिंता का विषय नहीं है। हालांकि प्रोविजनिंग में 2017 से 2019 तक थोड़ा इंक्रीमेंट आया है। लेकिन नेट प्रॉफिट को आप देखिए 2009 से 2019 तक एवरी ईयर बहुत ही अच्छा ग्रोथ HDFC बैंक ने दिखाया है। नॉट ओनली एवरी ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, EPS भी बढ़ा है। 2015 में EPS था 17 रुपीज, 2019 में HDFC बैंक का जो EPS है वो अभी बढ़ के आया है 78.6, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। अब देख लेते हैं कार्ड्स के बारे में। 2017 से 2019 तक कार्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। नॉट ओनली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी HDFC बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे मेंशन किया है मार्केट लीडर इन क्रेडिट कार्ड।
मार्केट में HDFC बैंक अभी लीडर है। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में भी 2017 से 2019 तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। सो ये था HDFC बैंक के बारे में डिटेल्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। आप किसी पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पे जाके ये सारे डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से इन चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगेगा। पहले तो आप एक चार्ट बनाओ, यहाँ पे सारे डिटेल्स आप लिखो। उसके बाद बैंक के वेबसाइट पे जाके अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू आप गैदर कर सकते हो। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करो कौन सा बैंक आपके लिए सबसे अच्छा है ऑन द प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन। फिर आप डिप्स का वेट करो और स्टॉक में इन्वेस्ट करो। उससे नॉट ओनली आपको श्योर गेन मिलेगा इन फ्यूचर, और आप कॉन्फिडेंस से भी इन्वेस्ट कर सकोगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये था पूरा डिटेल्स एनालिसिस हाउ टू पिक अ बेस्ट बैंकिंग स्टॉक फॉर योर सेल्फ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।